कहानी की शुरुआत सारा और लिक से होती है, जो टेलीस्कोप से आसमान का निरीक्षण कर रहे होते हैं। दोनों को खगोल विज्ञान में गहरी रुचि है और वे अक्सर एस्ट्रोनॉमिकल घटनाओं पर नजर रखते हैं। एक रात वे तारों के बीच एक अलग तरह का चमकता हुआ तारा देखते हैं, जो पहले कभी नहीं देखा गया था। शुरुआत में उन्हें लगता है कि यह कोई सैटेलाइट होगा, लेकिन उनके साथ खड़े प्रोफेसर उन्हें सुझाव देते हैं कि इसकी तस्वीर खींचकर डॉक्टर मार्कस को भेज दो। अगले दिन जब डॉक्टर मार्कस को तस्वीरें मिलती हैं तो वह चौंक जाते हैं। यह तारा नहीं बल्कि एक विशाल धूमकेतु था, जो तेजी से धरती की ओर बढ़ रहा था। हालांकि यह अभी धरती से लाखों किलोमीटर दूर था और इसके पृथ्वी तक पहुंचने में कई महीने लगते। डॉक्टर मार्कस इस जानकारी को एक डिस्क में सेव करते हैं ताकि इसे संबंधित अधिकारियों तक पहुंचा सकें। लेकिन इससे पहले कि वह इसे साझा कर पाते, उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उनकी मृत्यु हो जाती है। समय बीतता है और एक साल बाद कहानी यूएस के सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी एलन पर केंद्रित हो जाती है। एलन ने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया और कारण बताया कि उनकी पत्नी एली बीमार है। हालांकि एक जिज्ञासु रिपोर्टर जेनी को इस कहानी पर शक होता है। वह एलन से मिलने उनके घर जाती है और देखती है कि वहां बड़ी मात्रा में खाने पीने और सर्वाइवल का सामान इकट्ठा किया गया है, मानो वे कहीं भागने की तैयारी कर रहे हों। जेनी उनसे पूछती है, मैं जानती हूं कि तुम्हारे डिपार्टमेंट में कई खुफिया टेलीफोन लाइंस हैं और तुम्हारा इस्तीफा एक बहाना है। असली कारण क्या है? एलन जवाब देते हैं, अगर तुम इस बात को पब्लिक करना चाहती हो तो तुम्हारे पास इतिहास की सबसे बड़ी खबर है। इतना कहकर वह वहां से चले जाते हैं। जेनी जब घर लौट रही होती है, तभी उसकी गाड़ी चारों तरफ से एफबीआई की गाड़ियों से घिर जाती है। एजेंट उसे पकड़ लेते हैं और उसे राष्ट्रपति के सामने ले जाते हैं। राष्ट्रपति उसे चेतावनी देते हैं, तुम्हारे पास जो भी जानकारी है उसे सार्वजनिक मत करना। बदले में 2 दिन बाद व्हाइट हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तुम्हें सेकंड रो की सीट दी जाएगी। यह किसी भी रिपोर्टर के लिए एक बड़ा अवसर था और जेनी यह प्रस्ताव मान लेती है। लेकिन घर लौटने के बाद जेनी एलन की कहानी की सच्चाई जानने की कोशिश करती है। वह पता लगाती है कि एलन की पत्नी का नाम एलाई नहीं था। असल में यह एएलआई यानी एक्सटिंक्शन लेवल इवेंट का कोड था। यह वही घटना है जिसने डायनासोरों का अंत किया था। अब ऐसा लग रहा था कि इतिहास खुद को दोहराने वाला है और मानवता पर भी वही संकट मंडरा रहा है। अगले दिन जेनी व्हाइट हाउस की उस महत्वपूर्ण मीटिंग में जाती है जहां राष्ट्रपति एक गंभीर घोषणा करते हैं। वे बताते हैं कि पृथ्वी पर अक्सर छोटे छोटे उल्कापिंड और क्षुद्र ग्रह गिरते रहते हैं, जिनका आकार एक बॉल या कार जितना हो सकता है। लेकिन इस बार जो धूमकेतु पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है वह माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा है, जिसका वजन लगभग 500 मिलियन टन है। यदि यह पृथ्वी से टकराता है तो यह एक महाविनाशकारी घटना होगी। राष्ट्रपति खुलासा करते हैं कि पिछले 8 महीनों से अमेरिका और रूस ने मिलकर एक विशाल स्पेस स्टेशन का निर्माण किया है। इसका उद्देश्य इस धूमकेतु को पृथ्वी से टकराने से रोकना है। 2 महीने बाद एक विशेष टीम को वहां भेजा जाएगा जो इस मिशन को अंजाम देगी। राष्ट्रपति डॉक्टर मार्कस पोल और लियो बिडरमैन का नाम लेते हैं, जिनकी वजह से इस धूमकेतु का पता चला। हालांकि डॉक्टर मार्कस एक कार दुर्घटना में मारे गए और लियो को भी मृत समझा गया था, लेकिन असल में वह जीवित है। दुर्घटना में जिस गाड़ी से टक्कर हुई थी उसके ड्राइवर की मौत हुई थी, जिसे गलती से लियो माना गया। इस हादसे के बावजूद धूमकेतु की डिस्क बच गई, जिसने सरकार को इसके खतरे के बारे में जानकारी दी। यह धूमकेतु अभी सूर्य की परिक्रमा कर रहा है, लेकिन जल्द ही यह पृथ्वी की गुरुत्वीय सीमा में प्रवेश करेगा, जिससे एक बड़ा टकराव होगा जो पूरी मानवता को मिटा सकता है। अब लियो बिडरमैन को एहसास होता है कि यह वही धूमकेतु है जिसे उसने 1 साल पहले देखा था। यह खबर फैलने के बाद उसके घर के बाहर पड़ोसियों की भीड़ जमा हो जाती है। लियो अब प्रसिद्ध हो चुका है, लेकिन वह इसका श्रेय डॉक्टर मार्कस को देता है। दूसरी ओर एक प्रशिक्षित अंतरिक्ष यात्रियों की टीम इस धूमकेतु के सतह तक पहुंचती है। उनका मिशन है कि वे धूमकेतु में 100 मीटर गहराई तक ड्रिल करें और वहां एक न्यूक्लियर बम रखें, जिससे विस्फोट करके इसकी दिशा बदल दी जाए। लेकिन मिशन के दौरान उनकी ड्रिलिंग मशीन फंस जाती है। समस्या यह है कि धूमकेतु का एक हिस्सा सूर्य की तरफ और दूसरा हिस्सा अंधेरे में है। जब वह हिस्सा जहां अंतरिक्ष यात्री मौजूद हैं सूर्य की ओर आता है तो तापमान 350 डिग्री सेल्सियस से अधिक बढ़ जाता है। धूमकेतु की सतह पर मौजूद गैसें स्वतः फटने लगती हैं। अंतरिक्ष यात्री किसी तरह बम को वहां लगाने में सफल हो जाते हैं, लेकिन सूर्य की बढ़ती गर्मी के कारण परिस्थितियां खतरनाक हो जाती हैं। एक अंतरिक्ष यात्री का चेहरा सूर्य की तीव्र रोशनी की ओर हो जाता है, जिससे उसकी आंखें खराब हो जाती हैं। अब टीम को जल्द से जल्द वहां से निकलना होगा,
क्योंकि यह धूमकेतु किसी भी क्षण तबाही मचा सकता है। सवाल यह है कि क्या वे इस मिशन में सफल होंगे और क्या मानवता इस महाविनाश से बच पाएगी। क्योंकि गर्मी और रोशनी बेहद अधिक थी, जब अंतरिक्ष यात्री लौटने की कोशिश करते हैं तो एक गैस विस्फोट एक अंतरिक्ष यात्री को दूर फेंक देता है। दुर्भाग्य से उनका उसे बचाने का कोई तरीका नहीं था, क्योंकि उनके स्पेसशिप में पर्याप्त ईंधन नहीं था। बाकी बचे अंतरिक्ष यात्री अपने स्पेसशिप में वापस लौटते हैं और धूमकेतु से दूर निकल जाते हैं। जब वे धूमकेतु से काफी दूरी पर पहुंचते हैं तो विस्फोट को सक्रिय करते हैं। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि उनका स्पेसशिप बुरी तरह हिल गया और कुछ हद तक क्षतिग्रस्त भी हो गया। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह थी कि यह मिशन असफल हो गया। विस्फोट के बाद धूमकेतु दो हिस्सों में बंट तो गया, लेकिन दोनों टुकड़े अब भी पृथ्वी की ओर बढ़ रहे थे। अमेरिका के राष्ट्रपति को जब यह खबर मिलती है तो वे बेहद दुखी होते हैं। अपने भाषण में वे घोषणा करते हैं कि दोनों टुकड़े पृथ्वी से टकराने वाले हैं। पहला टुकड़ा समुद्र में गिरेगा, जिससे हजारों फीट ऊंची लहरें उठेंगी और एक विशाल सुनामी आएगी। पानी इतनी तेजी से बढ़ेगा कि महज 1 घंटे में 1100 मील की दूरी तय कर लेगा। हालांकि राष्ट्रपति यह भी बताते हैं कि वे 10 लाख लोगों को बचाने की तैयारी कर चुके हैं। उन्होंने पहले ही पृथ्वी पर गहरी सुरंगें बनवा ली थीं, जिन्हें मिजो की सॉफ्ट फ्लाइंग स्टोन कहा गया। इन सुरंगों में 2 साल तक जीवित रहने की सारी जरूरी आपूर्ति मौजूद है। 2 लाख लोगों को पहले ही चुन लिया गया था, जिनमें सेना के जवान, डॉक्टर, इंजीनियर और कला क्षेत्र के लोग शामिल थे। बाकी 8 लाख लोगों को लॉटरी सिस्टम के जरिए चुना जाएगा। लेकिन एक सख्त नियम था, 50 साल से अधिक उम्र वालों को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। लियो की फैमिली को फोन आता है और उन्हें बताया जाता है कि उन्हें इस प्रोग्राम के लिए पहले ही चुना जा चुका है, क्योंकि लियो ने सबसे पहले इस धूमकेतु की खोज की थी। सारा की फैमिली हालांकि इस लिस्ट में शामिल नहीं थी। लियो सारा के पास जाकर उसे 2 अंगूठियां दिखाता है और कहता है, हम शादी कर लेते हैं। इसके बाद तुम मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाओगी और हमारे साथ चल सकोगी। मैंने नेशनल सिक्योरिटी से बात कर ली है, लेकिन सारा अपनी फैमिली के बिना जाने के लिए तैयार नहीं थी। लियो उसे समझाता है कि उसने सारा के पेरेंट्स के लिए भी रिक्वेस्ट की है और जल्द ही कोई रास्ता निकल आएगा। दोनों शादी कर लेते हैं। कुछ दिनों बाद एक सरकारी बस आती है जो उन लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए तैयार थी जिन्हें चुना गया था। सारा का नाम इस लिस्ट में होता है, लेकिन उसके माता पिता का नहीं। लियो ने व्हाइट हाउस से रिक्वेस्ट की थी, लेकिन सारा के पेरेंट्स का नाम लिस्ट में नहीं जोड़ा गया। सारा अपने माता पिता के बिना जाने के लिए तैयार नहीं थी। लियो उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन सारा अपने माता पिता के साथ रुकने का फैसला करती है। अंततः लियो को दिल भारी करके वहां से अकेले ही जाना पड़ता है। दुनिया के खत्म होने की खबर के बाद चारों ओर अफरा तफरी और लूटपाट का माहौल था। कर्फ्यू लगाया गया था, लेकिन अब कोई भी नियमों का पालन नहीं कर रहा था। सभी ने मान लिया था कि पूरी दुनिया समाप्त होने वाली है। लियो अपनी फैमिली के साथ उस सुरक्षित स्थान तक पहुंच जाता है जहां उन्हें अगले 2 साल तक रहना था, लेकिन लियो अंदर नहीं जाता। वह अपनी फैमिली से कहता है, मैं सारा को लेने जा रहा हूं और उसे लेकर ही लौटूंगा। यह कहकर वह वहां से निकल जाता है। अब सिर्फ 12 घंटे बाकी थे जब छोटा कोमेट समुद्र में गिरेगा। बताया गया था कि इससे इतनी बड़ी लहरें उठेंगी जो पृथ्वी के एक हिस्से को समुद्र में बदल देंगी। इसके ठीक 3 घंटे बाद बड़ा कोमेट कनाडा के आसपास गिरने वाला था और इसका धमाका इतना बड़ा होगा कि पूरी पृथ्वी धूल से ढक जाएगी। अगले 2 साल तक पृथ्वी का वातावरण ऐसा रहेगा कि हर जीवित चीज विलुप्त हो जाएगी। सिर्फ वही लोग बचेंगे जो केप के अंदर होंगे। वहीं अंतरिक्ष में एक स्पेसशिप दिखाया जाता है जो कोमेट पर बम ब्लास्ट करके वापस लौट रहा था। वे लोग एक नया प्लान बनाते हैं। वे पृथ्वी पर लौटने की बजाय उस बड़े कोमेट के टुकड़े पर जाने का फैसला करते हैं। उनके पास अभी भी बड़े बड़े चार्ज मिसाइल्स थे। कैलकुलेशन के अनुसार अगर वे इन मिसाइल्स का इस्तेमाल करते हैं तो कोमेट छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा, जिससे पृथ्वी को कोई नुकसान नहीं होगा। हालांकि इसके लिए उन्हें वापस आने का ईंधन नहीं था, लेकिन वे अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार थे। इसलिए वे अपना स्पेसशिप लेकर उस बड़े कोमेट की ओर रवाना हो जाते हैं। लियो सारा के घर पहुंचता है, लेकिन वहां सारा नहीं होती। वह अपनी फैमिली के साथ वहां से जा चुकी थी। लियो अपनी बाइक लेकर उसे ढूंढने निकल पड़ता है। सड़कों पर ट्रैफिक था, लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वे कहां जा रहे थे, क्योंकि अब पृथ्वी पर कोई भी जगह सुरक्षित नहीं थी। फिर लियो को सारा मिल जाती है। इस बार सारा के माता पिता उसे लियो के साथ जाने के लिए मना लेते हैं। वे कहते हैं, तुम अपने छोटे भाई को भी ले आओ। इसलिए सारा अपने छोटे भाई के साथ वहां से निकल पड़ती है। इस बीच एक न्यूज रिपोर्टर जेनी को दिखाया जाता है।
उसे लेने के लिए हेलीकॉप्टर आया होता है क्योंकि उसका नाम भी उस लिस्ट में था। लेकिन जेनी अपने दोस्त और छोटे भाई को हेलीकॉप्टर में बैठा देती है और खुद अपने पिता से मिलने के लिए जाती है, जिनसे वह पिछले कई सालों से नाराज थी। अब जीवन के इन आखिरी पलों में वह सारी बातें भूलकर अपने पिता के पास जाती है और उसे गले लगाती है। तभी आसमान में दिखाया जाता है कि छोटा कोमेट धरती के करीब आ चुका था और तेजी से जलता हुआ समंदर की ओर बढ़ रहा था। जैसे ही वह समंदर में गिरा, एक विशाल लहर उठी जिससे ऊंची ऊंची पानी की लहरें पैदा हुईं। जेनी, जो अपने पिता के साथ समुंदर के किनारे खड़ी थी, वह हमेशा के लिए इन लहरों में समा जाती है। इस घटना के साथ पूरे शहर के शहर तबाह हो जाते हैं। लियो, सारा और उसके छोटे भाई को लेकर एक ऊंची पहाड़ी की ओर जा रहे होते हैं। वहीं स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स की टीम उस दिशा में जा रही होती है जहां बड़ा कोमेट है। इन एस्ट्रोनॉट्स के लिए यह एक बेहद इमोशनल पल था, क्योंकि वे जानते थे कि इसके बाद वे कभी अपने परिवार से बात नहीं कर सकेंगे। कुछ ही समय बाद उनका स्पेसशिप, जिसमें 4 न्यूक्लियर बम थे, उस कोमेट से टकराता है। एक जबरदस्त धमाका होता है और कोमेट के बड़े हिस्से छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। ये टुकड़े जब धरती के ऑर्बिट में आते हैं तो जलने लगते हैं, जिससे पृथ्वी को कोई भी नुकसान नहीं होता। वहीं सारा, लियो और उनके साथी पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि वहां पानी का स्तर इतना ऊपर तक नहीं आ सकता था। वे वहां बैठकर आसमान में जलते हुए उन छोटे छोटे एस्टेरॉइड्स को देखते हैं। अगर वह बड़ा कोमेट पृथ्वी पर गिर जाता तो हर जिंदा चीज का विनाश हो जाता, जैसा कि 65 मिलियन साल पहले डायनासोर के साथ हुआ था। लेकिन अब उन एस्ट्रोनॉट्स की कुर्बानी की वजह से सभी इंसानों की जान बच गई थी। हालांकि लाखों लोग उस सुनामी के कारण मारे गए, लेकिन इंसानियत का खात्मा नहीं हुआ। अब पानी वापस जाने लगता है और कुछ दिनों बाद प्रेसिडेंट अपनी स्पीच में कहते हैं, हम कभी अपने हीरोज को नहीं भूल पाएंगे जिन्होंने अपनी कुर्बानी देकर पृथ्वी को बचाया। हर मौके पर हम उन्हें याद करेंगे। हमारे शहर तबाह हो चुके हैं, लेकिन हम उन्हें फिर से बसाएंगे। हम अपने बच्चों को उन हीरोज की कहानियां सुनाएंगे जिन्होंने हमें नई जिंदगियां दी। इसी के साथ कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ऐसे ही और भी दिलचस्प कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अपनी राय और सवाल कमेंट्स में हमें बताइए। हम जल्द ही एक नई कहानी के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखें और सुरक्षित रहें।